Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. This is your part 2 of human health and disease. हमने जो पहले part 1 किया that was about कि किस किस टाइप के diseases मतलब अलग अलग जो pathogens होते हैं उसकी वजह से जो diseases होती हैं, right? वो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया. आई होप आपको वो समझ आएगा. नहीं अगर वीडियोस देखी तो पहले वो वीडियो देख लो क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में ही ये पार्ट 2 है. तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का मिल जाएगा. अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ योर इम्यूनिटी. सब बोलते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी. मेट्रो सिटीज़ में जो लोग होते हैं उनका थोड़ा इम्यून सिस्टम कम होता है. विलेजेस में जाएंगे तो जो हमारा इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी. क्या मतलब है जो ये टर्म है दैट इज़ योर इम्यूनिटी, दैट इज़ योर इम्यूनिटी. क्या मतलब हुआ इसका? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? सेल्स, इम्यून सेल्स जो क्या कर सके. अच्छा, इससे पहले ना दो टर्म समझ में आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर फिर इसी पर बेस्ड है, राइट. पहला जो है वो क्या है? एंटीजन. एंटीजन और दूसरा क्या है? दूसरा है एंटीबॉडी. दूसरा क्या है? एंटीबॉडी, राइट. इन दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में. एंटीजन मतलब क्या हुआ? एनी फॉरेन सब्सटेंस जो खुद का नहीं हो, बाहर से कोई डिजीज कॉज कर रहा हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एंटीजन. एनी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में जो नहीं है, जैसे बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये जो सेल है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये बॉडी को बिलोंग करता है कि नहीं. अगर ये नहीं कर रहा तो वो क्या कहलाया जाएगा? एनी फॉरेन सब्सटेंस, भले ही ये डिजीज कॉज करे या ना करे. तो ऑफ कोर्स ये बात है अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस है तो वो डिजीज कॉज करेगा और उसी चीज़ को व्हाट वी कॉल इट एज एंटीजन. ठीक है. और एंटीबॉडी का क्या मतलब हुआ? अब एंटीजन अगर बॉडी में आ गया तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए. प्रोटेक्शन भी तो बॉडी को ज़रूरत है. तो वो प्रोटेक्शन जो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से बचाने की जो कोशिश करें उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी, राइट. जो प्रोटेक्ट करे, सिंपली प्रोटेक्शन के. तो एंटीबॉडी को हम एज अ प्रोटेक्शन सेल्स भी बोल सकते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सोल्जर्स हैं. अब बाहर से अगर कोई टेररिस्ट आएगा तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, मतलब अटैक ना कर सके, इंडिया को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, ना हार्म पहुंचा सके, ना इंडिया में कुछ भी कर सके. तो वो एग्जांपल अगर मैं बॉडी के केस में लूँ तो बॉडी में क्या होगा? तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एज अ प्रोटेक्टिव सेल्स हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, बचा के रखेंगे. और इसमें टेररिस्ट का क्या केस हो गया? एंटीजन्स जो फॉरेन है, जो बाहर से आएंगे बॉडी को हार्म करने के लिए. तो इम्यूनिटी से पहले ये दो टर्म्स पढ़नी ज़रूरी थी, दैट वाज योर एंटीजन एंड एंटीबॉडी. अब हम बात करते हैं कि दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. अलग अलग टाइप्स क्या हैं वो वाली चीज़ें भी. तो पहले अगर मैं बात करूं इन्नेट इम्यूनिटी की, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी है. और दूसरी कौन सी थी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट. दूसरी क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट एक तरीके से नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है. कैसे इम्यूनिटी है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. और एक्वायर्ड कैसे है? पैथोजन स्पेसिफिक. पैथोजन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. क्या मतलब हुआ इन दोनों के बीच में? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हर एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है? सब में प्रेजेंट होगी जो
अगर ज़्यादा हार्मफुल एंटीजेंस नहीं है तो अपना काम ये पहले करेगा कि मैं एंटीजेंस को बचा सकूं, मतलब प्रोटेक्ट कर सकूं बॉडी को, ताकि एंटीजेंस अटैक ना कर सकें। ये अपना अपना काम करते हैं। तो इसमें अलग अलग बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का क्या मतलब हुआ कि अगर एंटीजन बाहर से अंदर आ भी रहा है तो प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, ऐसी इम्यूनिटी जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी और वो अपने लिमिट में जितना हो सकता है ना, कि जितना काम वो कर सकते हैं, वो सेल्स बचाने के लिए बॉडी को वो करते हैं। एक्वायर्ड में क्या हो जाएगा? अब एक्वायर्ड में पैथोजन ने अटैक कर दिया, दूसरे टाइम पर अगर सेकेंड टाइम वही पैथोजन अटैक करता है तो बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये ना पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब एक बार अटैक हो चुका है, फिर अगर दूसरी बार दोबारा अटैक होगा तो बॉडी फाइट कर सकेगी। तो ये किस पर बेस्ड हो गई? मेमोरी पर, याददाश्त जिसे मतलब स्ट्रांग होगी। सेल्स को पता रहेगा कि ठीक है भाई, ये पहली बार अटैक किया था इस सेल ने, अब दोबारा से ये अटैक कर रहा है, तो स्ट्रांग और सेल्स हो जाएंगे, ताकि अगर दोबारा से अगर अटैक हो भी रहा है तो अपने आप को सेल्स प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब ली गई है, इम्यूनिटी बनाई गई है। इनेट का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं जो अपना काम करेंगे ताकि एंटीजेंस बॉडी के अंदर ना एंटर कर सकें। लाइक फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, ये अलग अलग बैरियर्स प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर। तो फिजिकल बैरियर की मैं अगर पहले बात करूं, फिजिकल बैरियर में सबसे पहले स्किन, अगर स्किन से ही हमें पहले प्रोटेक्शन मिलेगी। एंटीजन अगर अटैक कर भी रहा है तो सबसे पहले स्किन से ही इंटरेक्शन होगा। कुछ होते हैं जो स्किन को पास कर जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं मतलब ऑर्गेनिजम्स जो स्किन रोक लेगा ताकि अंदर बॉडी के अंदर वो एंटीजन्स पास ना कर पाएँ, राइट। तो स्किन का तो ये काम हुआ, बहुत माइन्यूट होता है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता बट काम कर लेता है। दूसरा क्या हुआ? जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, जैसे स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग हो गई, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकस की लाइनिंग होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस की लाइनिंग होती है, राइट। हमारे न्योज़ में म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो ये क्यों होता है? क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? ताकि एंटीजन डायरेक्टली अटैक ना कर सके या एंटीजन को प्रिवेंट कर सके, ताकि जर्म्स जो भी हैं वो अंदर बॉडी के ना जा सके। तो बैरियर का मतलब भी क्या हुआ? कि प्रिवेंट करना, एंटीजन्स को बॉडी के अंदर ना लाना ताकि प्रॉपर हार्म ना पहुंचा सके। डिजीज़ के बारे में ही ये पूरा है। तो एंटीजन्स वही एंटीजन्स जो डिजीज़ कॉज करें, नाम ही इसीलिए पड़ा है एंटीजन्स का, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें? डिजीज़ कॉज कर सकें, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आया? स्किन और म्यूकस, ठीक है। ये पहला फिजिकल बैरियर हुआ। फिर नेक्स्ट फिजिकल बैरियर कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है? एसिड जो हमारे स्टमक में होता है, एसिड हो गया, टीयर्स, टीयर ग्लैंड्स में से जो टीयर्स निकलते हैं, वो सब चीज़ें भी क्या करती हैं? एंटीजन को प्रिवेंट करती हैं ताकि बॉडी में ना आ सके। माउथ में जो सलाइवा है वो भी सारी चीज़ें मतलब बचा के रखती हैं कि ये चीज़ बॉडी में नहीं आनी चाहिए, कि भाई तुम मत आओ। ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये क्या हुए? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर बैरियर जो प्रिवेंट कर सके किसी डिजीज़ को रोकने के लिए। अपनी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते बट स्टिल कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो इनसे बच जाते हैं, मतलब जो नहीं डिजीज़ कॉज कर सकते। कुछ जो होते हैं पास कर जाते हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो डायरेक्टली पास कर जाएंगे, कुछ होते हैं जो नहीं पास कर पाते, जो थोड़े वीक एंटीजेंस अगर मैं बोलूँ, कुछ उस टाइप के एंटीजेंस भी होते हैं। तो सेकेंड बैरियर कौन सा हो गया? सेकेंड बैरियर इज योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या हुआ? थोड़े और स्ट्रॉन्ग, फिजिकल बैरियर में थोड़े कम थे, है ना, थोड़े से बैरियर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होंगे? थोड़े स्ट्रॉन्ग, जैसे स्टमक में जो एसिड है, वो स्टमक में कौन सा एसिड होता है? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो प्रिवेंट करेगा किसी भी डिजीज़ को एंटर करने से, ठीक है। एसिड स्टमक में हो गया। फिर और क्या होते हैं? टीयर्स, राइट, टीयर्स, सलाइवा,
ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एंटीजन को प्रिवेंट करती हैं ताकि ना एंटर कर सकें। दो टाइप के अभी हमने बैरियर पढ़े, 4 टोटल बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर आता है सेलुलर बैरियर एंड देन नेक्स्ट इज योर साइटोकाइन बैरियर। फिर आया सेलुलर बैरियर। सेल्यूलर का इसमें क्या मतलब हुआ, सेल्यूलर सेल, समझ आ रहा है ना, सेल। तो ये क्या करेंगे, जैसे कुछ सेल्स वाइट ब्लड सेल्स पढ़ा होगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी था, ये क्या था इसमें, वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते थे, एंटीजन से प्रिवेंशन करवाते थे। कौन से सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स को और भी क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट। कुछ और भी सेल्स होते हैं जो सेलुलर मतलब सेल्स, अब जैसे ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, केमिकल अभी दूसरे हैं, सेलुलर बैरियर्स। कुछ सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे और जैसे कौन से सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, ये सारे सेल्स क्या करते हैं, ये थोड़े और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि अगर भाई फिजियोलॉजिकल बैरियर से नहीं संभल रहे सेल्स तो बोलेगा कि सेलुलर बैरियर के लिए भाई तू संभाल, तुझे पूरा काम करना है, एंटीजन्स को रोकना है। तो ये सेल्स क्या होंगे, कौन से सेल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, इस टाइप के सेल्स होंगे। देन कमिंग टू योर साइटोकाइन बैरियर, ये ऐसे सेल्स होते हैं कि अब अगर बाय चांस तीनों से ही नहीं संभला, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर, तीनों से काम नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट कौन सा बैरियर होगा, नेक्स्ट विल बी योर साइटोकाइन बैरियर। अब ये साइटोकाइन बैरियर का क्या काम है, इन्फेक्शन हो गया, एंटीजन से अपना काम करना शुरू कर दिया। अब जनरली ना ये जो वायरस इन्फेक्टेड, जो वायरस की वजह से जो डिजीज़ेज़ होती हैं, ये वो वाले डिजीज़ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। जो साइटोकाइन बैरियर है जो वायरस कॉज डिजीज़ेज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो सब में। अब इसमें क्या होगा, अगर वायरस ने सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, राइट, वायरस ने सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, अब ये सेल्स जो इन्फेक्टेड नहीं हैं, जो बच गई हैं, वो सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, वो एक केमिकल सिक्रीट करेंगे, दैट विल बी योर इंटरफेरॉन। क्या नाम है उस केमिकल का, इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, वायरस को मतलब प्रिवेंट करेगा कि अगर कॉज ज़्यादा हो भी चुका है तो अब ज़्यादा कॉज ना हो पाए, ज़्यादा इफेक्ट ना शो कर पाए वायरस, तो ऐसे केमिकल सिक्रीट होंगे, क्या नाम है उसका, इंटरफेरॉन। बहुत सारे डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी जो बुक में दे रखा है वो बस यही है कि जो सेल्स होंगे जो बच गए हैं, जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, कौन सा केमिकल सिक्रीट करेंगे, दैट विल बी योर इंटरफेरॉन, ताकि और वायरस से प्रोटेक्शन मिल सके, मतलब वायरस ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट योर इन्नेट इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, उसके बाद बी सेल्स, टी सेल्स, ये पढ़ा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये ज़्यादा काम करते हैं, ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं जो क्या करेगा, एक्चुअली एंटीजेंस को स्ट्रांगली मार सकेगा। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है जो क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक। अगर पैथोजन आ चुका है, अगर एंटीजन ने इफेक्ट अपना दिखाना शुरू कर दिया है, तब सिक्रीट होगा क्या, तब मतलब सेल्स जो बनेंगे, दैट विल बी योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब गेन कर रही है बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, जो सेल्स बना रही है, कब, जब एंटीजन ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो इसमें दो सेल्स ध्यान रखने हैं, दो लिम्फोसाइट भी मैं बोल लूँ तो वो कौन से हुए, एक होता है हमारा बी लिम्फोसाइट, दूसरा क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट ना एज आर्मी की तरह काम करता है कि अगर एंटीजन ने अटैक कर दिया तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, सपोज
ये बी लिम्फोसाइट्स हैं। अगर एंटीजन ने अटैक कर दिया, अगर अटैक हो चुका, तो ये और आगे क्या सिक्रीट करेंगे, एंटीबॉडीज़। बहुत सारे ऐसे सेल्स हो जाएंगे जो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। आर्मी, बहुत सारे सेल्स ऐसे बनते जाएंगे, पूरी आर्मी बना लेंगे। अगर एक बार में एंटीजन ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो उससे बचने के लिए ये सेल्स को पता चल गया कि अब एंटीजन ने अटैक कर दिया है, अब इनको लगेगा कि हाँ अब हमें अपने मतलब पॉपुलेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एंटीजन से हम प्रोटेक्टेड रह पाएँ, बॉडी को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए ये सेल्स क्या करेंगे, आर्मी सिक्रीट करेंगे। और ये आर्मी किस चीज़ की है, प्रोटीन्स ही है। ये आर्मी किस चीज़ की है, प्रोटीन्स हैं, राइट। तो ये फिर जब सेल्स होंगे, इन्हें क्या बोला, एंटीबॉडीज। और ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे थे, कौन कर रहा था, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आगे हम आप पढ़ेंगे कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कैसे मैच्योर होते हैं, ये सारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसमें वी विल डिस्कस इट। पहले बस फंक्शन याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, या बी सेल्स का फंक्शन क्या होता है, और टी सेल्स का फंक्शन क्या होता है। बी सेल समझ आया, आर्मी सिक्रीट करेंगे किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, राइट। एंटीजन से प्रोटेक्शन के लिए बी सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, ताकि एंटीजन से बच सकें। टी सेल्स क्या करेंगे, बी सेल्स का मेजर जो काम था, जो प्लाज्मा सेल्स भी हम इनको बोलते हैं। अब टी सेल्स का क्या काम हुआ, टी सेल्स बेसिकली गाइड करेगा बी सेल को, कि बी सेल को बताएगा कि अब एंटीजन ने अटैक कर दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, सेल्स बनाने हैं जो क्या करेंगे, एंटीजन को मार सकेंगे। तो बेसिकली टी सेल क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है किसको, बी सेल्स, क्योंकि बी सेल्स खुद ब खुद नहीं शुरू कर देगा, उसे एक मैसेज मिलेगा किससे, टी सेल से, ताकि वो अपने पूरे प्रॉपरली सेल्स बना सके, राइट। तो टी सेल्स क्या करेंगे, गाइड करेंगे किसको, हेल्प करेंगे बेसिकली बी सेल्स को, ताकि बी सेल्स आगे क्या बना सके, एंटीबॉडीज, राइट। अब एंटीबॉडीज जैसे मैं नाम ले रही हूँ, एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीजन तो नॉर्मल समझ में आ गया, कोई भी, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स एंटीजन हो सकते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी ये तो समझ आ गया कि बी सेल्स सिक्रीट करते हैं। जब एंटीजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तब बी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो एंटीजन पे बाइंड करता है, कैसे अपना स्ट्रक्चर वो चेंज करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का होता है, वाई शेप में। हाँ, अब ये देखो, इसमें क्या होगा, इस टाइप के स्ट्रक्चर में ये वाली जो चेन होती है ना, दिस स्ट्रक्चर, दिस चेन, ये वाला जो पार्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल चेन। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल चेन, जो चेंज होती है हर एक एंटीबॉडी में। क्योंकि एंटीबॉडीज बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स ही तो है। एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स हैं, और यहाँ पे लाइट चेन भी होती है। तो ये क्या हुई, दो हैवी चेन्स होती हैं, तो इसको H2 लिख दिया, और ये दो लाइट चेन्स होती हैं, तो L2। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, H2L2। तो ये वेरिएबल चेन, और ये क्या हुई, कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट चेन, या कांस्टेंट रीजन भी बोल सकते हैं। जो क्या रहेगा, सेम रहेगा हर एक एंटीबॉडी में। और ये जो रीजन है, दैट इज अ वेरिएबल रीजन, ये चेंज होगा।
अगर ये हर एक एंटीबॉडी में चेंज होता है ताकि वो एंटीजन से बाइंड कर सके। तो ये वाई स्ट्रक्चर होता है किसका, एंटीबॉडीज का, राइट। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट विल बी, अब जैसे हमने पढ़ा बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में कि बी सेल्स क्या करेंगे, आर्मी सिक्रीट करेंगे, और टी सेल्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बी सेल्स को ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, दैट इज योर ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, कुछ भी बोल दो, और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी बी सेल्स प्रोवाइड करेगा, जो इम्यूनिटी जैसे एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही थी, ये सब जो चीज़ें हो रही थी, जो बी सेल्स करेंगे उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये ब्लड में होती है, ब्लड के सर्कुलेशन में होती है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड कौन सी होती है, जो सेल्स के अंदर होती है, जैसे टी सेल्स हैं, टी सेल्स ने जब गाइड किया तो जो टी सेल्स से इम्यूनिटी आ रही है उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और वो कहाँ से आएगी, टी सेल से, राइट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, सेल इम्यूनिटी के अंदर ही आता है, दैट इज योर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उस केस में जैसे अगर ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है तो प्रॉपरली हर एक चीज़ देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इम्यूनिटी में बहुत बड़ा काम होता है जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। वो कैसे, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा, सो व्हाट विल हैपन, जब ट्रांसप्लांट हो गया, जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, एक पर्सन में किडनी ट्रांसप्लांट हुई, राइट, किडनी ट्रांसप्लांट हुई। अब इसका ब्लड ग्रुप पर्सन 1 का और इसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, राइट। तभी डॉक्टर्स चेक करते हैं कि प्रॉपरली सेम ब्लड ग्रुप में ही क्या होगा, किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। यानी कि अगर एक बंदे का A+ है या दूसरे का O पॉजिटिव है तभी ट्रांसप्लांट होगा, नो, द पर्सन विल डाई। जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुई है वो मर जाएगा। और वो कैसे होगा, अगर इस पर्सन को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, राइट, इस पर्सन को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसने पर्सन 2 से किडनी ट्रांसप्लांट करवाई। अब इसका जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है सपोज, और इसका O पॉजिटिव, राइट। तो क्या होगा, अगर ले लिया तो जो पर्सन A है इसके अंदर जो T सेल्स होंगे ना, ये जो T सेल्स होंगे, इसको तो लगेगा ये तो भाई फॉरेन है। जो इसके सेल्स, जो किडनी के अंदर जो सेल्स होंगे, T सेल्स को क्या लगेगा, ये तो भाई फॉरेन है, ये तो हमारी बॉडी का है ही नहीं, इसको मारना है। तो ये जो किडनी के जो सेल्स होंगे जो पर्सन 2 से लिए होंगे, क्योंकि वो बॉडी के तो है नहीं, इसका O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जो सेल्स हैं, जो रेड सेल्स हैं, उसके अंदर पॉजिटिव O पॉजिटिव का साइन है, इसके अंदर A पॉजिटिव है। तो अब इन्हें लगेगा कि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, ये हमारी बॉडी के सेल्स को बिलोंग नहीं करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, ये क्या बोलेंगे, बी सेल्स को बोलेंगे भाई अब तू अपनी आर्मी प्रोड्यूस कर और किडनी सेल्स को मार, राइट। तो इस तरीके से टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर सेल्स में जो ब्लड ग्रुप है वो सिमिलर नहीं होगा, सो व्हाट विल हैपन, टी सेल्स और बी सेल्स मिलके जो ट्रांसप्लांट हुए हैं सेल्स उनको डैमेज कर देगा। तो उसमें टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में कौन सी इम्यूनिटी हो गई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल्स बी सेल्स को गाइड करेंगे, राइट। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है, दैट इज़ योर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, फिर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये अलग अलग सारी चीज़ें हैं। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ एक्टिव इम्यूनिटी
और पैसिव इम्यूनिटी, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि अगर एक बार वायरस ने, या बेसिकली वायरस में ही होता है या बैक्टीरिया, किसी में भी अटैक किया बॉडी के अंदर, ठीक है, पहला रिस्पॉन्स जो हुआ, अब बॉडी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीजन ने सपोज अटैक किया, स्ट्रॉन्ग एंटीजन है ये, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीजन है। अब इसने अटैक किया बॉडी को, ठीक है, बॉडी के अंदर अटैक किया। अब बॉडी क्या करेगा? फॉरेन है ना, ये जो बाहर से जो एंटीजन्स आए हैं वो फॉरेन है। अब बॉडी क्या सिक्रीट करेगा? बी सेल एंड टी सेल, राइट, बॉडी क्या सिक्रीट करेगा? बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब ये सेल्स आर्मी बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब ये सेल्स क्या करेंगे? ये सेल्स एंटीजन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, भले ही ज़्यादा रिस्पॉन्स जो होगा, बहुत फीवरिश या अलग अलग सिम्टम्स होंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा ये। लेकिन अगर यही सेम एंटीजन दोबारा से बॉडी को अटैक करता है, जो सेल्स होंगे उनको याद आएगा। बी सेल्स को ना एज अ मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं। तो बी सेल्स सोचेंगे अरे ये तो वही वाला एंटीजन है जो पहले अटैक हुआ था, जिसने अटैक हमें पहले किया था, मुझे तो याद आ रहा है। तो अब क्या होगा? ये और ज़्यादा रिस्पॉन्स अपना शो करेंगे और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बनेंगी। क्यों? क्योंकि वही सेम एंटीजन दोबारा अटैक किया था बॉडी पर, राइट। तो बी सेल्स को याद आएगा कि हाँ, इसने अटैक पहले भी किया था, ये अब फिर से बॉडी में अटैक कर रहा है, तो मुझे उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा? एंटीबॉडीज़ और स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, तभी, क्योंकि उसको पता है कि किस टाइप का एंटीजन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल जो एंटीबॉडीज़ जो मैं बना रहा हूँ उससे तो ये मर नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ेंगी। ये बी सेल्स क्योंकि मेमोरी सेल्स हैं, याद आएगा। तो जो ये इम्यूनिटी बनेगी, अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गई, अगर दोबारा से सेकेंड एक्सपोजर अगर वही सेम एंटीजन का हुआ, तो इम्यूनिटी क्या उस चीज़ को बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी। उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। जो पहले एक्सपोजर में थोड़ा वीक रिस्पॉन्स था, जब सेकेंड एक्सपोजर बॉडी में दोबारा हुआ तो क्या होगा? जो रिस्पॉन्स होगा, जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब ये तो हो गया एक्टिव के बारे में। अब पैसिव का क्या मतलब हुआ? क्योंकि दो टाइप की इम्यूनिटी है ना, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव का क्या मतलब हुआ? पैसिव मतलब जैसे कोलेस्ट्रम, पता है कोलेस्ट्रम क्या होता है? ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है। जब लैक्टेटिंग पीरियड में जब मदर मिल्क सिक्रीट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ होती हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। ये नहीं कि जब एंटीजन ने अटैक किया तब एंटीबॉडी सिक्रीट होंगी, नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़। किसमें? कोलेस्ट्रम में। और नाम याद रखना है, कौन सी एंटीबॉडीज़ है? IgA एंटीबॉडीज़। इस टाइप की एंटीबॉडीज़ ये माउथ में भी, सलाइवा में भी प्रेजेंट होती हैं, जो हमने भी डिस्कस किया था ना अबाउट योर फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें भी यही था, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये नहीं कि जब एंटीजन ने अटैक किया तब एंटीबॉडीज़ ये प्रेजेंट है, नहीं, तब ये क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। और अगर ये अपने आप को प्रिपेयर करके रखती हैं कि भले ही कोई भी एंटीजन आ जाए हम लड़ लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इम्यूनिटी, ऑलरेडी एंटीबॉडीज, स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बॉडी में, जो अटैक नहीं कर सकते, मतलब जो प्रिवेंट कर पाएंगे एंटीजन से अटैक को, उस टाइप की इम्यूनिटी को व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब समझ में आया ना? जब एंटीजन ने अटैक कर दिया तब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडीज का, तो वो वाली इम्यूनिटी कौन सी थी? एक्टिव इम्यूनिटी, राइट। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज, जैसे IgA, ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं बॉडी में और एंटीजन से वो प्रिवेंट कर सकती हैं, तो इस एंटीजन को हम क्या बोलेंगे? पैसिव। इस इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे ही अभी एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा,
वैक्सीनेशन भी यही सिमिलर, जैसे वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, जैसे छोटे बच्चों को भी बोलते हैं, अभी रिसेंटली भी चल रहा है, व्हाट इज़ द नीड टू वैक्सीनेट, क्या इंपॉर्टेंस है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए बी और टी सेल्स ही जो रोल है प्ले करते हैं। वैक्सीनेशन में जो पैथोजेंस होते हैं, जो एंटीजेंस जैसे बॉडी में जो अटैक करते हैं, उनको थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है ताकि वो बॉडी में रिस्पॉन्स शो करें, लेकिन थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है वो कम शो होगा। जैसे सपोज अभी एक जो एग्जांपल है, कोरोना वायरस का एग्जांपल मैं लेती हूँ। उस कंडीशन में क्या है, अब वायरस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जितनी भी वैक्सीनेशन जो भी होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पैथोजन या स्ट्रॉन्ग एंटीजन के अगेंस्ट ही बनती है। वीक के अगेंस्ट बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है, बॉडी तो अपने आप ही खुद मैनेज कर सकती है, ज़रूरत ही नहीं है वैक्सीनेशन की। जो एंटीजन या जो पैथोजन जो स्ट्रॉन्ग हो, जो अपना इफेक्ट जल्दी या ज़्यादा शो कर सके और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शो कर सके, उनके अगेंस्ट ही वैक्सीनेशन होती है। और होता क्या है वैक्सीनेशन में, एंटीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका कुछ हमने पार्ट ले लिया और उस पार्ट को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इफेक्ट होगा, सिम्टम्स शो होंगे बॉडी के अंदर, लेकिन वो थोड़े से वीक होंगे। इतने ज़्यादा से कोरोना वायरस में पूरा हार्मफुल है, एंटीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके स्पाइक्स हैं, उस स्पाइक से हमने क्या किया, अपना पूरा जो केमिकल था वो बनाया और वही केमिकल को बॉडी में इंजेक्ट किया। पैथोजन है लेकिन एक पार्ट है, या कई केस में पैथोजन को वीक कर देते हैं ताकि ज़्यादा सिम्टम्स शो ना हो, ज़्यादा इफेक्ट शो ना हो। तो उसमें क्या हो रहा है, वीकेंड पैथोजन्स है ना, कहीं में तो एकदम ही इनएक्टिव कर देते हैं कि बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो, बस बॉडी रिकॉग्नाइज कर ले हाँ ये फॉरेन है, थोड़े से एंटीबॉडी सिक्रीट करें। अब जब पहली बार सिक्रीट कर दिया, अब जो पार्ट था पैथोजन का या वीकेंड पैथोजन, उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। सिम्टम्स शो होंगे प्रॉपर, इतने नहीं बट होंगे सिम्टम्स। अब सिम्टम्स हो गए, 1-2 दिन तक रहेंगे, दैट्स इट। अब अगर वही पैथोजन हमने तो इंजेक्ट करा ना, केमिकली बनाकर इंजेक्ट किया, सिमिलर स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर था, उसको हमने इंजेक्ट खुद करवाया। अगर बाय चांस वही सेम पैथोजन अटैक करता है, जैसे वैक्सीनेशन में जिस पर्सन को कोरोना वायरस नहीं हुआ उसको वैक्सीनेशन हुई, अब इंजेक्ट किया था केमिकल स्ट्रक्चर, अब अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये तो वही था जिसने पहले अटैक किया था। अब बॉडी को ये थोड़ी पता कि हमने हुआ था, बॉडी को तो ये पता रहेगा कि यही सेम पैथोजन था जिसने इंजेक्ट किया था, तो मतलब जिसने अपना इफेक्ट दिखाया था। तो अब मुझे क्या करना है, अपना जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कौन करेगा, बी सेल्स, जो मेमोरी सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी वो बी सेल्स होंगे। तो बी सेल्स ना अपने मेमोरी बहुत शार्प होती है उनकी, उनको याद आएगा कि हाँ यही सेल्स ने अटैक किया था, तो अब मुझे स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो अब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसके बाद जो इफेक्ट होगा वो नहीं शो होगा क्योंकि बॉडी अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तभी इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगे और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे सेकेंड एक्सपोजर के लिए, राइट। एक तो प्राइमरी एक्सपोजर हुआ जब वैक्सीन लगी, जब इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस डाले, इनएक्टिवेटेड डाल दिए या पैथोजन का कोई पार्ट डाल दिया, कोई भी चीज़ थी बट वो था। जब सेकेंड एक्सपोजर दोबारा होगा, सो व्हाट विल हैपन, बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्ग और जितने भी बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारे एंटीबॉडीज स्ट्रांगली शो अपना इफेक्ट कर पाएंगे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। तो उस चीज़ को जो ये पूरा प्रोसेस है, ये क्या है, वैक्सीनेशन का, कि क्या ज़रूरत है, कैसे इफेक्ट शो होता है। तो इन सब में देख रहे हो कि बी और टी सेल्स का ही, अभी जैसे हमने टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में देखा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी यही सिमिलर केस होता है। इसमें भी हमने देखा, सब में जनरली जितनी भी बीमारियां भी लगती हैं उनमें भी टी सेल्स और बी सेल्स का ही काम होता है। मेजर सेल्स हैं ये,
WBCs, ल्यूकोसाइट जिन्हें हम बोलते हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, ये सब बी सेल्स में ही आते हैं। तो इन सब का काम बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम में, राइट। और ये सिग्नल्स आते कहाँ से हैं कि कौन गाइड करता है, टी सेल्स को भी कौन बताता है कि भाई अब तुम्हें अपना काम शुरू करना है, अब एंटीजेंस ने अटैक कर दिया, नाउ यू नीड टू डू वर्क। कौन बताता है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन ही तो गाइड करेगा ना कि ये एंटीजन अटैक हुआ है बॉडी के अंदर, अब तुम्हें अपना काम शुरू करना है। तो फिर ब्रेन्स में जो सिग्नल्स होंगे वो किस पे जाएंगे? टी सेल्स के पास। टी सेल्स फिर बी सेल्स को बोलेगा कि अब काम तुम्हें अपना शुरू करना है, आर्मी बनानी है एंटीबॉडीज़ की जो एंटीजन से अपने आप को बचा सके। तो ये पूरी साइकिल चलती है और जिसमें सबसे मेजर काम, ये जो इनेट इम्यूनिटी थी उनका भी काम होता है बट एक लिमिट तक, फिर नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम शुरू हो जाता है, राइट। तो बी सेल्स और टी सेल्स का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन पढ़ा, अब नेक्स्ट क्या है? इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? स्नेक बाइट हुआ, अब वेनम जो पॉइजन सिक्रीट हुआ जो स्नेक ने किया, उसके अगेंस्ट भी तो ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर होगा ना कि अगर स्नेक बाइट करता भी है, जो पॉइजन स्नेक इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट भी ऐसे कुछ एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हैं कि इन केस अगर इफेक्ट हो भी जाता है तो बॉडी अपने आप को बचा सके। तो इंजेक्ट किया जाता है, कुछ एंटीबॉडीज़ ही होती हैं, ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़ ही होती हैं जो उस पर्टिकुलर पैथोजन पे अपना रिस्पॉन्स शो कर पाएंगी। तो उस केस को व्हाट्स वी कॉल इट एज इम्यूनाइजेशन। तो स्नेक बाइट के केस में इम्यूनाइजेशन होता है, राइट। जब स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो पॉइजन सिक्रीट होता है उसके अगेंस्ट क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज, ताकि स्नेक वेनम से प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं या नॉर्मल इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू योर एलर्जेंस। एलर्जी सुना है ना कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे पीनट बटर से एलर्जी है और मैं ज़्यादा डस्ट में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे एलर्जी है, मुझे स्नीजिंग, कफिंग, जो भी चीज़ें हैं वो होती हैं। एलर्जी का मतलब क्या हुआ? किस वजह से एलर्जी होती है? बोलते हैं ना, नहीं मैं ये फूड नहीं खाऊंगी, मैं पीनट बटर नहीं खाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एलर्जी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जी? किसी पर्टिकुलर एलर्जी का मतलब यही हुआ, एलर्जी की जो डेफिनेशन है दैट इज योर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और जो एलर्जी करता है उसे क्या बोलते हैं? एलर्जेन। मतलब जो सब्सटेंसेस हैं जो एकदम से इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देंगे, मतलब कफिंग, स्नीजिंग, इचिंग, ये सारी जो चीज़ें इकट्ठे हो जाएंगी, तो जो कर कौन रहा है? ये एलर्जेन, एलर्जी कॉज करता है। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, बहुत इम्यून जो WBCs हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट हैं, इनमें से कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, दैट इज योर हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। जो मास्ट सेल, जो मैक्रोफेजेस में से, ताकि जो भी रिस्पॉन्स है ना वो इसी वजह से होता है। जो कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं वो इन्हीं वजह से होता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन सब वजह से सिक्रीट होगा और उसकी वजह से बॉडी जो रिस्पॉन्स शो होता है एलर्जी में वो शो होगा। इससे बचने के लिए, मतलब पॉलन ग्रेन से, डस्ट से और अलग अलग बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। अब इनसे बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि बच सके, एलर्जी ज़्यादा ना हो, तो इसके अगेंस्ट जो ये केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट मेडिसिन बना दो। हिस्टामिन सिक्रीट हो रहा है ना मास्ट सेल में से, तो इसके अगेंस्ट कौन सी हो जाएगी? एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन के अगेंस्ट कौन सी? एंटी हिस्टामिन, जो इसके इफेक्ट को क्या कर सकेगी? रोक सकेगी। या कुछ स्टेरॉइड्स। तो ये क्या करेंगे? इनकी सिक्रीशंस को, जो ये मास्ट सेल में से निकल रहे हैं, जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, इनकी सिक्रीशंस को क्या कर देगा? एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स को, मतलब ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन को, जो जितना भी केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, रोकेगा, राइट। तो ये हुआ एलर्जी किसकी वजह से होती है? एलर्जेंस की वजह से, राइट।
अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ योर ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी टी सेल्स बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ और नॉन सेल्फ मतलब अपने खुद के सेल्स और बाहर के सेल्स में डिफ्रेंशिएट करता है। टी सेल्स को अच्छे से पता है कि हाँ ये बॉडी के सेल्स हैं और ये बाहर के सेल्स हैं, तो टी सेल्स को प्रॉपरली पता होता है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या रहा? ऑटो मतलब खुद, खुद ऑटो मीन्स सेल्फ। तो टी सेल्स कभी ऐसे फंक्शन हो जाते हैं या ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं या कुछ प्रॉब्लम टी सेल की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है टी सेल्स सेल्फ और नॉन सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। टी सेल्स आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट? बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब उनमें दिखता नहीं है कि हाँ ये मेरी बॉडी का नहीं है तो मुझे इसको मारना है या नहीं मारना, हाँ ये मेरी बॉडी का मुझे इसे मारना। तो इस कंडीशन में क्या होता है टी सेल्स ना सारे सेल्स को मारना शुरू कर देता है। अपने खुद के सेल्स में बॉडी के जो बेनिफिशियल सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मतलब दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, तो इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? अपने खुद के सेल्स, ऑटो का मतलब क्या हुआ? ओन, है ना, अपने खुद के, तो ओन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। कौन? टी सेल्स। कौन करेगा? टी सेल्स अपने खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में भी आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस कंडीशन में क्या होता है टी सेल्स अपने खुद के सेल्फ सेल्स को, खुद के सेल्स, बॉडी के जो ओन सेल्स हैं, जो बेनिफिशियल सेल्स हैं, उनको क्या करना शुरू कर देगा? डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? दैट इज योर ऑटो इम्यूनिटी, राइट। अब जो नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बी सेल्स कहाँ से, मतलब बी सेल्स का फंक्शन क्या है, टी सेल्स का फंक्शन पढ़ा, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो भी चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, तो वो चीज़ें तो ऑर्गन्स में से ही ये प्रॉपरली बनेगा ना। जितने भी सेल्स होंगे कहीं से तो सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो चीज़ किस में? इम्यून सिस्टम इन बॉडी। तो टॉपिक है अब इसमें जो मेजर जो रोल प्ले करता है, जो मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड का मतलब जहाँ पर ये जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा बी सेल्स, टी सेल्स, उनको लिम्फोसाइट ही बोलते हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे उनका ऑरिजिन है, जहाँ से वो जनरली ओरिजिनेट कर पा रहे हैं, तो उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और जहाँ पर वो मैच्योर हो रहे हैं प्रॉपरली, अब वो रेडी हैं अटैक करने के लिए, तो उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन से आते हैं? दो, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या हो रहा है? बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ओरिजिन होंगे, मतलब दोनों का ओरिजिन यहीं से होगा। बोन मैरो से ही बी सेल्स का और टी सेल्स का दोनों का ओरिजिन होगा।
दोनों यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का प्रॉपरली मैच्योरेशन भी हो जाएगी, मैच्योर भी यहीं पर होंगे। अब लेकिन क्या होगा, बी सेल और टी सेल का ओरिजिन तो सेम ही है, दैट इज योर बोन मैरो। बी सेल और टी सेल का ओरिजिन सेम है, लेकिन इनका मैच्योरेशन का टाइम, मैच्योरेशन की साइड डिफरेंट है। बी सेल्स मैच्योर बोन मैरो में ही होते हैं, टी सेल्स मैच्योरेशन जब होनी होती है तब वो थाइमस में चले जाते हैं। तभी ना देखो टी और टी डिफरेंस समझ में आ रहा है। टी और टी का मतलब क्या हुआ, इसमें टी सेल्स जो हैं वो मैच्योर कहाँ होंगे, इन थाइमस। तो इनकी जो मैच्योरेशन है वो कहाँ पर होगी, थाइमस में। और बी सेल्स की जो ओरिजिन है और जो मैच्योरेशन है वो कहाँ पर होगी, बोन मैरो के अंदर ही होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैच्योरेशन कहाँ होगी, थाइमस में, किसकी, टी सेल्स की। और बी सेल्स की मैच्योरेशन कहाँ होगी, यहीं पर बोन मैरो, तभी बी राइट। अब ये तो हो गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। सेकेंडरी का क्या मतलब हुआ, सेकेंडरी में जब ये मैच्योर हो गए, जब बी सेल और टी सेल जब दोनों मैच्योर हो जाते हैं, तब इन पे एंटीजन का जब एक्सपोजर होगा, जब एंटीजन के एक्सपोजर में आएंगे, जैसे है कि लिम्फ नोड्स में होता है एंटीजन का एक्सपोजर इनको मिलेगा, तब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जो एक्टिव करवा रहे हैं, जो ऑर्गन्स बी और टी सेल्स को जो एक्टिव करवा रहे हैं, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये क्या थे, बस ये इनका ओरिजिनेशन और मैच्योरेशन हो रहा था, भाई मैं बना रहा हूँ तुम बनाते जाओ। तो ये कौन से ऑर्गन्स हो गए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब एक्टिवेशन भी तो जरूरी है, बना दिए भाई ठीक है, बन गए हैं, अच्छी बात है बन गए हैं, अब उनका एक्टिवेशन भी तो जरूरी है। तो वो एक्टिवेशन कहाँ पे हो पाएगी, एक्टिवेशन होगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। कहाँ होगी एक्टिवेशन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। तो इसमें कौन से आते हैं, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स। तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे किसको, बी और टी सेल्स को, ताकि अपना ये काम प्रॉपरली कर सकें। और जब तक ये एक्टिवेट नहीं थे, जब तक बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट नहीं थे, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको एक नाम बोलते हैं। जब तक ये एक्टिवेट अगर नहीं है तो इनको एक नाम देते हैं, दैट इज नाइव टी सेल्स या नाइव बी सेल्स। नाइव मतलब एक्सपोजर एंटीजेंस का इनको नहीं मिला है, एक्सपोजर इनको नहीं मिला। फिर जब इनको एक्सपोजर रिस्पॉन्स शो करेंगे, कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और वो कौन से हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड बेसिकली पैचेस में प्रेजेंट होता है, पूरे सिस्टम में, बॉडी में पैचेस में प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, बी सेल्स आएंगे, एंटीजेंस को ट्रैप करेगा। फिर वहाँ पर एंटीजेंस जब ट्रैप हो जाएंगे तो बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और फिर बाहर निकल जाएंगे, राइट। थाइमस होता कहाँ है वैसे, थाइमस होता है हार्ट के बीच में होता है, लोब स्ट्रक्चर है। और ये ना जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों में थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, इतने ज़्यादा बहुत नाजुक होते हैं, या एज में जब काफ़ी एज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ओल्ड एज में, तब भी बोलते हैं कि इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। वो क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है वो बोलने का, वो ये है थाइमस टी सेल्स मैच्योर करवा रहे हैं। तो एज के साथ साथ क्या होता है, थाइमस का साइज छोटा होता जाता है। मतलब ये जो एज है ना, टीनेज वाली एज है, 20s 30s वाली एज है, इसमें थाइमस प्रॉपरली बड़ा होगा। लेकिन जब हम इन्फेंट थे, जब छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें थाइमस का साइज छोटा होता है। अगर थाइमस छोटा है तो टी सेल्स क्या प्रॉपरली मैच्योर हो पाएंगे, नहीं ना। तो टी सेल्स अगर प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा, उनमें इतनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। टी सेल्स ही नहीं होंगे तो बी सेल्स को गाइड भी कैसे करेंगे, राइट। तो टी सेल्स और बी सेल्स का काम समझ आया, थाइमस का काम समझ में आया कि क्या काम है, साइज। एज के साथ साथ थाइमस का साइज भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। जब हम छोटे होंगे तो छोटा सा हमारा थाइमस होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, ओल्ड एज होती जा रही है, थाइमस भी, मतलब हम जैसे एज है हमारी उसमें थाइमस प्रॉपरली होगा, हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी। बोलते हैं ना कि इस एज में तुम लोगों को सब कुछ हजम हो जाता है और ये सब चीज़ें हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है, थाइमस स्ट्रॉन्ग है और फिर मतलब थाइमस का साइज बड़ा है, टी सेल सिक्रीट होंगे। ओल्ड एज में आते आते थाइमस का साइज क्या होता जाता है धीरे धीरे, ओके। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिम्फ नोड पर सॉलिड स्ट्रक्चर है, पैचेस में प्रेजेंट होता है। एक और इम्यून सिस्टम है, मतलब इम्यून सिस्टम कह रही हूँ, लिम्फोइड टिश्यू है, दैट इज योर माल्ट, दैट इज योर माल्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट में प्रेजेंट होता है, गट अंदर एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, जो बचाता है एंटीजन से, जो प्रोटेक्ट करता है। लिम्फोइड टिश्यू ही है ये, इसमें भी एंटीजन एक्टिव, इसमें एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती हैं, एंटीजन से प्रोटेक्शन मिल पाती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो गई म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये 50% अपना मतलब बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जो गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, जो इंटीरियर में जो प्रेजेंट होंगे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि एक्टिवेट कर पाए एंटीबॉडीज को, एंटीजन से प्रोटेक्शन मिल सके। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये लास्ट ईयर में, कितने परसेंट होता है बॉडी में माल्ट, 50% होता है, ठीक है। सो विद दिस वी कवर आवर टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी। आगे हम HIV एड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कैंसर है, ड्रग्स हैं, या आगे की वीडियोस में वी विल स्टडी। कोई भी डाउट है इम्यूनिटी में, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। साथ के साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें इस पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे। नीट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम या कुछ नहीं समझ आ रहा, देन यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।